नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसके बाद अपने पढ़ाई का ख्याल रखें। तो साथियों, आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला लेक्चर आज हम लोग करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग मूल तौर पे बात करने वाले हैं 1857 के रिवोल्ट के बारे में। तो 1857 के रिवोल्ट वाले चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। और इससे पहले आप सिलेबस निकाल लीजिए। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी हिस्ट्री विषय के साथ कर रहे हैं, देन आप सिलेबस निकाल लें। और मेरे ख्याल से सिलेबस के यूनिट नंबर 7 में या फिर 8 में, 7 या 8 में यह होना चाहिए 1857 का रिवोल्ट का पार्ट। 7 या 8 या फिर 9 भी हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो रहा है थोड़ा। तो आप उसमें देखिएगा 1857 का रिवोल्ट जो है आपको एक सिलेबस के तौर पे इसको शामिल किया गया है बाकायदा। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे यदि हम लोग बात करें, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें 1857 के रिवोल्ट में कि आखिर रिवोल्ट क्यों हुआ, उसके पीछे जो काउजेज़ रहे हैं, रेस्पॉन्सिबल काउजेज़ फॉर 1857। और उसके बाद हम लोग काउज के बाद हम लोग रिज़ल्ट भी पढ़ लेंगे कि इसका परिणाम क्या रहा। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ लेंगे कि आपको पता होगा कि 1857 का जो रिवोल्ट है वो कहीं ना कहीं फेल हो गया है। तो उसके फेलुअर के पीछे का जो कारण है वह हम लोग पढ़ेंगे, पीछे का कारण। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इम्पॉर्टेंट जो सेंटर्स रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट 1857 के रिवोल्ट से जुड़ा हुआ जितना भी एस्पेक्ट हो सकता है लगभग हम लोग सब इसमें कवर कर लेंगे। और सिलेबस भी चूँकि यूजीसी नेट का काफ़ी ब्रॉड होता है, तो यदि आप उसके हिसाब से तैयारी करते हैं, देन आपको फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यदि 1857 से सवाल पूछा जाता है तो आप उस स्थिति में ज़रूर रहेंगे कि आप उस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले 80% सवालों को आप खुद से सॉल्व कर सकें। अब यदि इम्पोर्टेंट सेंटर्स पढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंट सेंटर्स से किन किन लोगों ने लीड किया है, तो उन लीडर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि किन किन लोगों ने लीड किया कहाँ से, और इससे सवाल भी पूछा जाता है। तो मूल तौर पे इसमें हम लोग 5 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो सिर्फ और सिर्फ नेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 1857 के रिवोल्ट को लेकर अलग अलग हिस्टोरियंस में, अलग अलग एकेडमिशियंस में अलग अलग ओपिनियन दिए हैं अपने। तो उनका क्या ओपिनियन रहा है, वो लोग किस तरीके से सोचते हैं। जैसे हम लोग बीडी सावरकर को लेकर चलें तो उन्होंने इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा, कई लोगों ने इसे एकमात्र सैन्य विद्रोह कहा, कई लोगों ने विद्रोह कहा। तो सबके अलग अलग ओपिनियन रहे हैं। तो वो हम लोग 5वें एस्पेक्ट में 1, 2, 3, 4 और ये 5 यहाँ पर, यानी कि स्टेटमेंट्स जो रहे, ओपिनियंस, वो भी हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर में। और बाकी तो जब हम लोग काउज कवर करेंगे तो उसमें हम लोग बिगनिंग देखेंगे कि अलग अलग काउजेज रहे हैं और कौन सा काउज कितना इम्पोर्टेंट रहा है, वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए फिर आगे इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमेशा की तरह आप हमारे साथ कलम और कॉपी निकाल लें और लिखते चलेंगे, ताकि आपको चीज़ें, फैक्ट्स जो हैं एक लंबे समय तक याद रहे, एटलीस्ट एग्ज़ाम तक तो याद रहना ही चाहिए। तो इससे पहले देखिए, थोड़ा सा यदि हम लोग बैकग्राउंड को देखें तो 1857 के रिवोल्ट से पहले भी देश में कई रिवोल्ट हो चुके हैं। यदि आप मॉडर्न हिस्ट्री का किताब पढ़ेंगे, देन आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो 1857 के रिवोल्ट के पहले जो जो आंदोलन हुए, उन आंदोलनों के पीछे जो कारण रहा है, वह कारण भी कहीं न कहीं 1857 के रिवोल्ट के पीछे भी जिम्मेवार रहा है। इसके लिए कोई अलग से कारण उठ करके नहीं आएगा। जैसे कारण के तौर पे जब हम लोग किसी भी डायनेस्टी का हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप पहले उस डायनेस्टी का सोर्सेज को पढ़िए कि उसके अध्ययन करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं, उसके पॉलिटिकल कंडीशंस क्या रहे उस पीरियड में, इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या रहा है, कल्चरल कंडीशन क्या रहा है, कंडीशन ऑफ वुमेन क्या रहा। इस तरीके से आप एक ऑर्डर में पढ़ेंगे तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं।
उसी तरीके से 1857 का रिवॉल्ट हो या फिर कोई भी रिवॉल्ट हो, उसके पीछे एक मुकम्मल कारण होता है। तो उन कारणों को भी हम लोग ऐसे ही कैटेगराइज करके पढ़ेंगे, यानी कि 1857 के रिवॉल्ट के पीछे का राजनीतिक कारण क्या रहा है, आर्थिक कारण क्या रहा है, धार्मिक और सामाजिक कारण क्या रहा है, और प्रशासनिक कारण क्या रहा है। क्योंकि प्रशासन को लेकर के भी, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के भी अलग अलग पॉलिसीज़ लाए गए, और वह पॉलिसीज़ जो है भारतीयों में असंतोष पैदा करने में एक कैटलिस्ट का काम की, उत्प्रेरक का काम की, और बाद में आगे चल कर के वह असंतोष जो है वह विद्रोह के तौर पे बाहर निकलता है। तो हम लोग एक एक करके उन कारणों का अध्ययन करेंगे यहाँ पर भी। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि 1857 से पहले जो रिवॉल्ट हुए हैं, उन रिवॉल्ट के पीछे भी इसी तरीके के कारण जिम्मेदार रहे हैं। तो वो सारे कारण यहाँ पर भी चल करके आएंगे। अब उदाहरण के तौर पर यदि हम लोग देखें सबसे पहले कारण के बारे में, एक सेकेंड यार, ठीक है। तो पहले नंबर पे लिखिएगा कारण में इकोनॉमिकल काउज। इकोनॉमिकल काउज में यदि हम लोग बात करें तो अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं? आर्थिक कारण की यदि हम लोग बात करें, क्योंकि कोई भी स्टेट हो या कोई भी मतलब किंग के समय यदि कोई प्रशासनिक व्यवस्था चल रही कभी भी किसी भी दौर में, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो इसका इकोनॉमी होता है। तो यदि इकोनॉमिकल फैक्टर यदि गड़बड़ होगी, यदि उसमें समस्याएं आएंगी, तो वो एक बड़े समस्या को जन्म देती है। तो इकोनॉमिकल काउज तो होंगे ही होंगे। तो यदि 1857 के पीछे का इकोनॉमिकल काउज की हम लोग बात करें तो उसमें 3-4 छोटे छोटे कारण हो सकते हैं, जैसे न्यू टैक्स सिस्टम। न्यू टैक्स सिस्टम अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, क्योंकि 1857 से पहले वाला जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें टैक्सेशन सिस्टम सब हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग एक सीरीज चलाएं 1857 से लेकर के 1885 तक पढ़ेंगे, उसके बाद 1885 से लेकर 1947 तक या फिर गांधी तक, मतलब 1915 तक पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर वहाँ से लेकर के 47 तक पढ़ेंगे। तो 1857 के पहले जो हुआ है वो अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं। जब वो उसको पढ़ेंगे, जब मैं उसको पढ़ाऊँगा तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। यदि न्यू टैक्स सिस्टम की बात करें तो आपको पता होगा कि 3 तरीके के टैक्स सिस्टम लाए थे अंग्रेजों ने, महालबाड़ी व्यवस्था, रैयतबाड़ी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था। तो इन तीनों व्यवस्थाओं के लाने के पश्चात जो है कहीं ना कहीं भारत के एक तरफ जमींदारों को लॉस हुआ। जमींदारी व्यवस्था में से जमींदार फ़ायदा में ही थे, इसलिए उसका नाम जमींदारी व्यवस्था था। लेकिन रैयतबाड़ी आया और एक्स्ट्रा टैक्सेशन किया गया। तो जब एक्स्ट्रा टैक्सेशन किया जाएगा तो उससे भी लोगों में असंतोष तो उस उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात है। तो जो एक्स्ट्रा टैक्सेशन है और उसके अलावा जो न्यू टैक्स सिस्टम है, यह कहीं ना कहीं भारतीयों में असंतोष पैदा किया, और आगे चल करके यह उसका 1857 के रिवॉल्ट के पीछे कई सारे जिम्मेवार कारक थे, उनमें से एक जिम्मेवार कारक के रूप में अपनी भूमिका निभाई। ठीक, एक तो यह है। दूसरी बात कि भारतीय जो उत्पाद थे, इंडियन जो प्रोडक्ट था, पहले क्या हो रहा था कि भारत जो है चीज़ों को एक्सपोर्ट करता था। जैसे आपको पता होगा कि ढाका जो है उस समय वहाँ पर मलमल बनता था और पूरे वर्ल्ड में उसका एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन न्यू पॉलिसीज़ लाए अंग्रेज़ों ने, जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ थे, उसके वजह से क्या हुआ कि जो भारत जहाँ से एक्सपोर्ट हो रही थी तमाम सारी चीज़ें, वस्तुएं, वही भारत अब इंपोर्ट का सेंटर बन गया। यानी कि यहाँ से अब कच्चा माल उठाकर अंग्रेज कहाँ लेके जाने लगे? लंदन, और फिर वहाँ से उन्होंने तैयार करवाया और फिर इंडिया के मार्केट में उसको लाया। तो जो चीज़ जो देश कभी निर्यात कर रहा था, बेच रहा था, उसको ही अब खरीदना पड़ गया। किस वजह से? ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज़ की वजह से, ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिसीज़ की वजह से। तो एक कारण तो यह भी है। ठीक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारण आपको समझ में आनी चाहिए बात।
उसके अलावा यदि हम लोग तीसरे कारण की इसमें और बात करें तो भारत में जो ट्रेडिशनल जो क्या कह सकते हैं उसको, हस्तकरघा, हिंदी में बोले तो, अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे आप बताओ, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी हो, मतलब जो हाथ से बनाने वाले ट्रेडिशनल जो उद्योग थे इंडिया में, जिससे तमाम सारी चीज़ें बन रही थीं, उन उद्योगों का पतन हो गया। तो उससे भी भारतीय लोग, जो भारत के कॉमन लोग थे, उनकी इकोनॉमिक सिस्टम तो उसमें समस्याएं आनी स्वाभाविक सी बात है। तो हस्तकरघा उद्योग का पतन भी क्यों हुआ? इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ की वजह से। इसीलिए आर्थिक कारण जो 1857 के पीछे जिम्मेवार है, उसमें एक हस्तकरघा उद्योग का पतन भी है। अब यह ऐसा अचानक से नहीं हुआ, इससे पहले आपको पता होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो 1617वीं सदी में वहाँ पर क्या हो चुका है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है इंग्लैंड में। और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो वहाँ पर बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार हुआ। तो जो काम हाथ से मनुष्य कर रहा था, मानव कर रहा था, वही काम अब मशीनों ने करने लगे, मशीन करने लगे। तो जो काम 1000 लेबर मिलकर के एक महीने में कर रहे थे, वही काम एक मशीन जो है 10 दिन में करने लगा। एक मैं रेशियो बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। तो मशीन जो है उसी काम को फास्ट करने लगा, उसमें पैसा भी कम खर्च आ रहा था। तो भारत का जो हस्तकरघा उद्योग था, उसके पतन के पीछे यदि कारण समझें तो एक तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो है ही, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने ही अंग्रेज़ों के इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया इस दौर में। और यदि अंग्रेज अफेक्ट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, भारत जो है अंग्रेज़ों का एक कॉलोनी था, तो भारत को भी प्रभावित होना स्वाभाविक सी बात थी। तो ये सारे कारण यदि हम लोग बात करें तो इकोनॉमिकल काउजेज़ में हो सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे पॉलिटिकल काउज। हाँ ठीक है, दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण हो सकता है पॉलिटिकल काउज। पॉलिटिकल काउज में क्या क्या हो सकते हैं, उसमें यदि पहले नंबर पे हम लोग बात करें तो आपको पता होगा कि लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी लाया था। ठीक है, पहला क्या हो सकता है, लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी का आप स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो नियम लाया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हिंदी में इसे बोलते हैं हड़प की नीति। इसके तहत यह बात कही गई कि जो जो यहाँ के देसी रियासत हैं, जो राजा हैं, यदि उनका कोई अपना पुत्र नहीं है और उन्होंने किसी सन को अडॉप्ट किया है उत्तराधिकार के लिए, सक्सेशन के लिए, तो वह राजा नहीं बनेगा। उनका साम्राज्य जो है, उनका एरिया जो है, वह ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। यार मैंने तो फ़ैन बंद करना ही मैं भूल गया था, आवाज़ आप लोग को जा रहा होगा माइक में, तो माफ़ कर देना सबसे पहली बात उसके लिए। खिड़की खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉर्ड डलहौजी का जो मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, एक तो यह जिम्मेवार है। इसके वजह से क्या क्या इफेक्ट हुआ, आप उसमें यदि हम लोग बात करें तो आपको पता होगा कि इसी पॉलिसी के तहत जो है सतारा को, जैतपुर को, संभलपुर को, या फिर नागपुर को, उदयपुर को, और 1856 में अवध को, इसी पॉलिसी के तहत जो है उनको कब्जा कर लिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग भी इसके खिलाफ होंगे ही। तो इसमें यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो
1848 में इस पॉलिसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो है सतारा को उन्होंने कब्जा कर लिया। जैतपुर को, जो कि उत्तर प्रदेश का इलाका है, 1849 में उसको कब्जा किया। संभलपुर उड़ीसा का इलाका है, 1849 में उसे कब्जा किया। भगत इस इलाके को 1850 में कब्जा किया और 1852 में 52 में उदयपुर, जो राजस्थान का इलाका है, उसे कब्जा किया उन्होंने। और उसके बाद 1853 में झांसी को कब्जा किया और 1854 में नागपुर को और 1856 में अवध को। तो 1857 के रिवोल्ट होने से पहले लगभग उन्होंने 7 से 8 देसी रियासत को लॉर्ड डलहौजी ने अपनी नीति, जिसे हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं, उसकी वजह से उसे कब्जा कर लिया। तो यह एक पॉलिटिकल कारण तो है ही कि सभी राजनीतिक लोग जो हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग, वह सब कहीं ना कहीं प्रभावित हुए तो अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर के वो लोग लड़ाई लड़ेंगे ही। तो एक कारण तो यह है। दूसरी बात कि इन्होंने जो यहाँ के देसी रियासत के राजा महाराजा थे, उनके पेंशन को इन्होंने सस्पेंशन कर दिया। तो लिखिएगा दूसरा कारण, सस्पेंशन ऑफ पेंशन। इसमें क्या था कि यहाँ पर जो है रानी जिंदान थी, लिखिएगा द एनुअल पेंशन ऑफ रानी जिंदान एंड द क्वीन ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। मतलब जो रानी जिंदान है, क्वीन ऑफ किनकी, क्वीन ऑफ द क्वीन रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी है। तो उनका पेंशन जो है वह रिड्यूस करके 15,000 पाउंड से 1200 पाउंड कर दिया गया। उसके अलावा नाना साहब को जो पेंशन मिल रहा था, जो कि लक्ष्मीबाई से जुड़े हुए झांसी से, उनके पेंशन को सस्पेंड कर दिया गया। तो यह एक कारण भी बना, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कारण के तौर पे देखें तो यह कारण भी 1857 के रिवोल्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मुगल के जो वंशज थे उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करना, तो अब तो मुगल लगभग समाप्त ही हो चुके थे, लेकिन यह भी पॉलिटिकल काउज में इसको भी जोड़ा जाता है कि मुगलों के जो बचे हुए खानदान थे उनके साथ भी लोग अच्छे से कॉन्वर्सेशन नहीं किए। तो यह एक पॉलिटिकल काउज के तौर पे लोग मानते हैं। तो पॉलिटिकल काउज में इतना ही। तीसरे नंबर पे आप लिखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव काउज। एडमिनिस्ट्रेटिव काउज में हम लोग बात करें तो पहली बात लिखिएगा कि अंग्रेजों के एडमिनिस्ट्रेटिव काउज से भारतीय लोगों में फैली हुई या व्याप्त असंतोष की भावना, वो लोग असंतुष्ट थे। अंग्रेजों ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ लाए थे वह भारतीयों को कहीं मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। वो लोग उस पॉलिसीज़ के साथ नहीं थे, उनको वो पॉलिसीज़ पसंद नहीं थी। तो एक कारण तो प्रशासनिक कारण में यह हो सकता है। दूसरा, भारत में जो एक ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी शुरू से चलता आ रहा था, उस पॉलिसी को समाप्त करके अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी एक अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी लाई थी, तो वह एक इसके खिलाफ का कारण बना। और तीसरा, इस पॉलिसीज़ के तहत यह भी किया गया कि जो भी हाई पोस्ट होते थे उस पर केवल और केवल अंग्रेजों को ही अपॉइंट किया जाता था। तो यह भी एडमिनिस्ट्रेटिव काउज का एक महत्वपूर्ण कारण है, मतलब महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जो भी बड़े से बड़े पोस्ट होते थे उस पर काबिल से काबिल भारतीयों को भी बैठने नहीं दिया जाता था। तो एक कारण यह है। चौथा कारण एडमिनिस्ट्रेटिव में देखेंगे तो उसमें आपको यह दिखेगा कि अंग्रेजी जानने वाले लोगों को सुपरमैसी दिया गया, उनको सुप्रीम माना गया, उनको सर्वोच्चता जगह दी गई। तो अंग्रेजी की सुपरमैसी भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव काउज बन करके 1857 के विद्रोह में अपनी भूमिका निभाई। तो एडमिनिस्ट्रेटिव काउज में यह 4 कारण थे। समझ में आई बातें? उसके बाद आगे लिखिएगा सोशियो रिलीजियस काउज। सोशियो रिलीजियस काउज
और यह सबसे इम्पॉर्टेंट काउज है। इसी काउज ने जो है 1857 के रिवॉल्ट के पीछे का जो तात्कालिक कारण रहा है, यानी कि सब कुछ तैयार है, बस एक कारण की ज़रूरत है। तो जो तात्कालिक कारण है वह तात्कालिक कारण सोशियो रिलीजियस काउज ने ही दिया है ला करके, इसको समझिएगा। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, आपको पता होगा कि 1813 का जब चार्टर एक्ट लाया गया तो उस चार्टर एक्ट के तहत जो मिशनरीज थे उनको यह अधिकार दिया गया कि वह अब इंडिया में जाकर के क्रिश्चियनिटी का एक्सपेंशन कर सकते हैं, उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट से पहले क्रिश्चियन मिशनरीज को इस तरीके का कोई भी अधिकार नहीं था। कोई भी पादरी यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को एक्सपैंड करने के लिए या फिर मतलब रिलीजियस पर्पस से वो लोग नहीं आए थे। लेकिन 1813 में लाया गया, तो 1813 की पॉलिसीज़ के वजह से जब लाया जाएगा तो भारत में कई सारे क्रिश्चियन मिशनरीज बनाए गए और कई सारे लोगों का धर्मांतरण भी हुआ। जब मिशनरीज बनेंगे तो कई लोग क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करेंगे। तो अडॉप्ट कौन करेंगे? पहले से जो यहाँ पर हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, जो लोग ईसाइयों से पहले ही लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, लिंगायत हैं, तो इन्हीं लोगों में से कोई ना कोई ईसाई बनेगा। तो जो कन्वर्जन हुआ वह भी एक सोशियो रिलीजियस काउज के तौर पे उभरा, तो उन्होंने भी यहाँ पर उसमें भी भूमिका निभाई है। ठीक है, एक कारण तो आप यह देख लीजिए। दूसरे नंबर पे यदि हम लोग और बात करें इसमें सोशियो रिलीजियस काउज में, तो दूसरा क्या हो सकता है? हाँ, दूसरा काउज हम लोग लिख सकते हैं रेस को लेकर के, रेस को लेकर सुपरमैसी। क्योंकि अंग्रेज जो हैं वह गोरे वर्ण के हैं, वाइट हैं, तो वाइट सुपरमैसी तो था ही कहीं ना कहीं अंग्रेजों के टाइम में। तो एक तो यह है नस्लीय श्रेष्ठता, हिंदी में कहते हैं, रेस के बेस पे सुपरमैसी, यानी जो लोग गोरे वर्ण के लोग हैं उनको ऊंचे पदों पे रखा जाएगा और जो लोग काले वर्ण के यानी काले रंग के लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया जाएगा और उनको नीचे से नीचे का पद दिया जाएगा। तो रेस के बेस पर भी जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वह भी एक सोशियो रिलीजियस कारण का महत्वपूर्ण हिस्सा बन करके चल कर आया और इन्होंने भी 1857 के संग्राम में जो है विद्रोह में अपनी भूमिका निभाई। उसके अलावा जो है आगे लिखिएगा एक पॉइंट और, ईसाई मिशनरीज़ का प्रोत्साहन आपने लिख लिया कि उनके आने के बाद यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कन्वर्जन हुआ वो। उसके अलावा जो है अंग्रेज जब यहाँ आए तो आप देखेंगे शुरू में वो लोग कोई भी सामाजिक और धार्मिक सुधार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वो लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और मजबूती से अपनी सत्ता को जो है यहाँ पर स्थापित कर लिए हैं, तब उन लोगों ने जो है यहाँ के सोशियो रिलीजियस चीज़ों में हस्तक्षेप करना शुरू किया है। ठीक, इसीलिए आप देखोगे कि 1829 में, मेरे ख्याल से 1829 ही होना चाहिए, जब यहाँ पर जो है सुधार करने की वजह से उन्होंने सती प्रथा का दमन किया। तो सती प्रथा जो है यहाँ पे रिलीजियस मामला था, जुड़ा हुआ मामला था, लेकिन विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के उसे समाप्त किया। तो इस वजह से भी भारत के जो ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव लोग थे या जो उस समय रिलीजियस लोग हैं जो मतलब उसमें कुछ सुधार नहीं चाह रहे थे, वह भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़ी हो गई। अभी जो भी हम लोग यहाँ पे 1857 का रिवोल्ट होगा वह तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो रहा है, महारानी के खिलाफ नहीं, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के बाद महारानी का डायरेक्ट रूल स्टार्ट होगा। अभी हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के यानी कंपनी के खिलाफ लड़ रहे हैं अंग्रेज ही। तो यहाँ पर जो सुधार किया गया तो उस सुधार की वजह से भी असंतोष उत्पन्न हुआ, तो वह भी एक कारण बना। तो सोशियो रिलीजियस काउज में यह 3-4 कारण आप लिख करके इसको समझ सकते हैं। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि
उन मतलब पहले जो है कोई और राइफल का प्रयोग किया जा रहा था 1857 के रिवोल्ट से पहले। क्या किया जा रहा था? एक एक्ट लाया गया, उस एक्ट का नाम लिखिएगा। लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 ईस्वी में द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट लाया गया और इस एक्ट के तहत यह घोषणा की गई कि अब भारत के सैनिकों को समुद्र पार करके विदेश भी जाना होगा। और आपको पता होगा कि समुद्र पार करके कहीं जाना उस समय जो पार हो जाते थे उनको अछूत समझा जाता था, मतलब वह सही काम नहीं था। अब तो लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उस समय यह काम सही नहीं था शास्त्रों के अनुसार। हालांकि उस समय भी जो प्रोग्रेसिव लोग थे गए ही थे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा नहीं था। लेकिन अंग्रेज इस पे चोट किए कि नहीं, अब लड़ाई होगी। मान लो कि ब्रिटेन की सेना में ही भर्ती थे ना भारत के लोग, तो ब्रिटेन का लड़ाई होगा किसी भी दूसरे कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से, तो यहाँ से सेना जाएगी लड़ने के लिए, तो उनको तो समुद्र पार करके ही जाना होगा। तो इससे इनके रिलीजियस भावनाओं को ठेस पहुँचा इस एक्ट की वजह से। तो यह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया 1857 के रिवोल्ट में। उसके बाद लिखिएगा कि इस एक्ट का जब तक विरोध होता तभी तक इस बात की घोषणा की गई ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के द्वारा कि अब भारतीय सैनिकों को एनफील्ड राइफल यूज करना होगा। एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना होगा। और इस राइफल को प्रयोग करने के लिए कारतूस का यूज करना पड़ता था, कारतूस। और इस कारतूस में जो है बताया गया कि गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। यानी कि बंदूक में जो है कारतूस का प्रयोग करने से पहले कारतूस को दांत से छीलना पड़ता था। तो दांत से छीलने के क्रम में गाय और सूअर की चर्बी का जो प्रयोग किया जाता था कारतूस को बनाने में, तो यह माना गया क्योंकि उस समय सेना में मूल तौर पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो या तो हिंदू हैं या मुसलमान हैं। तो हिंदुओं के लिए गाय का मांस या गाय की चर्बी अपवित्र, और मुसलमानों के लिए सूअर। तो हिंदुओं की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा और मुसलमानों के भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा। तो एक सिमिलर पॉइंट मिला जहां पर वो दोनों इकट्ठा हो सके। तो यही जो सिमिलर बेस है, इसके आधार पे सैनिकों में आपस में बातचीत हुई, चाहे वो हिंदू सैनिक हों या मुस्लिम सैनिक, क्योंकि दोनों के रिलीजियस इमोशंस का मामला था। इसीलिए एक सेम ग्राउंड जो है क्रिएट किया ये कारतूस ने। तो इससे पहले तो आप देख ही रहो, इकोनॉमिकल पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, पॉलिटिकल काउजेज, इन सारे कारणों ने एक भूमिका तो बना दी थी कि 1857 का रिवोल्ट होगा। अब बची खुची भूमिका जो है यह कारतूस को मंगवाकर, एनफील्ड राइफल को मंगवाकर अंग्रेजों ने पूरा कर दिया। तो अब बताओ यहाँ पर हिंदू सैनिक और मुसलमान सैनिक एक होंगे कि नहीं होंगे? ऑब्वियस सी बात है एक होंगे। लेकिन फिर सवाल आया कि भाई एक तो होंगे, लेकिन पहले कौन? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे पहले? तो जब इसकी घोषणा की गई तब लिखिएगा मेरठ छावनी के एक सैनिक जिनका नाम है मंगल पांडे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, पैदल सेना, इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना, उससे जुड़े हुए थे। 34वीं यह पूछा गया कई बार एग्जाम में। 34th लिख दे रहा हूं मैं, 34th नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है बंदा, ठीक है। मेरठ छावनी के क्या नाम है? मंगल पांडे। तो मंगल पांडे वह पहला व्यक्ति है जिसने कारतूस का प्रयोग करने से विरोध कर दिया कि हम इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे,
क्योंकि इसमें गाय की चर्बी मिली हुई है और वह हमारे धर्म में पाप समझा जाता है, इसलिए हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। ये तमाम तरह की चीज़ें हो रही थी। तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। कब किया? 29 मार्च 1857 को, लिख लीजिएगा 29 मार्च 1800, यह डेट पूछा गया है। मंगल पांडे ने कब विद्रोह किया यूज करने से? तो 29 मार्च 1857 को उसने विद्रोह किया। जब विद्रोह किया तो अंग्रेज के जो अधिकारी थे उनको यह बात डाइजेस्ट नहीं हुई, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को, 29 मार्च को बंदे ने विरोध किया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को पकड़कर फांसी दे दी गई। कितने दिनों के अंदर? आप सोच लीजिए, 10 दिनों के अंदर इसे फांसी दे दी गई। विद्रोह किया और 10 दिनों के अंदर फांसी दे दी गई। तो जो कारतूस वाला मामला था वह मंगल पांडे से पहले सभी सैनिकों को कम से कम पता तो चल ही गया था, लेकिन विरोध किसने किया? विरोध किया मंगल पांडे ने। तो मंगल पांडे को जब फांसी पड़ गई तो जो बाकी के जो सैनिक थे उनके अंदर खलबली मच गई। तो वो लोग जो है विद्रोह के लिए जो है अब वो लोग उठ खड़े हुए। तो मंगल पांडे की शहादत या फांसी जो भी कहें, वह जो है सैनिकों के बीच में खलबली पैदा कर दी और वहाँ से जो है 1857 का रिवोल्ट एक नया रूप अख्तियार कर लेता है। तो सारे सैनिक जो हैं इकट्ठा होते हैं और उसके बाद जो है 6 मई 1857 को, कब? 6 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने कहा सभी ने कि हम लोग जो है इसका प्रयोग नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। तो अंग्रेजों ने नियम लाया कि यदि आप विरोध करते हैं तब आपको 10 वर्षों की कैद यानी 10 साल की सज़ा मिलेगी। 10 साल की सज़ा मिलेगी। और सभी सैनिकों से, जिन लोगों ने विद्रोह किया, उन सभी सैनिकों से हथियार छीन लिए गए। हथियार उनके छीन लिए गए। और हथियार छीने जाने को मेरठ में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी उसको अपने अपमान का विषय समझा। क्योंकि इस स्टेटमेंट का अर्थ क्या है कि यदि पुरुष सैनिक से हथियार छीन लिए गए तो उनकी जो पत्नियां थीं, वहाँ की जो महिलाएं थीं, उन्होंने यह समझा कि यह हमारे पुरुष से हथियार नहीं छीना गया है, दरअसल हमारा अपमान किया गया है। तो पहले हिंदू मुस्लिम तो थे ही आपस में इकट्ठा हो रहे थे, मतलब गाय और सूअर वाले चर्बी के मामले को लेकर। अब महिलाएं भी इसमें अपने आप को शामिल कर लें। तो महिलाएं भी आईं और उसके बाद जो है मेरठ के सैनिकों ने 10 मई 1857 को जितने भी जेल थे उनको तोड़ना और जितने भी उसमें भारतीय सैनिक जिनको कैद करके अंग्रेजों ने रखवाया था, भारतीयों से भारतीयों सैनिकों को या भारतीय सैनिकों से भारतीयों को जो जेल में कैद करके रखवाया था अंग्रेजों ने, उन सभी को जेल तोड़ तोड़ करके यह जो विद्रोही सेना थी उन सबको आज़ाद किया और अंग्रेज़ों को मारना शुरू कर दिए। उसके बाद यह विद्रोह की लहर जो है पूरे भारत में धीरे धीरे करके फैल गई। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? इसकी शुरुआत मेरठ से हुई है ना। चलिए, इसमें कुछ कुछ पॉइंट यदि छूट गया है तो आप एक एक पॉइंट करके लिखिएगा। 29 मार्च वाला आपको समझ में आ गया, ठीक। 10 मई को मेरठ से रिफ्यूज कर दिया गया और मेरठ में मतलब विद्रोह शुरू हो गया, ठीक। और नारा लगाया गया मारो फिरंगी को, लिखिएगा मारो फिरंगी को। और 1857 के रिवोल्ट का कोड रखा गया, प्रतीक सिंबल, कि उससे पहचाना जा सके। तो पहचानने के लिए जो सिंबल रखा गया वह ब्रेड एंड कमल था, लोटस, कमल और रोटी 1857 के रिवोल्ट का प्रतीक था। यह पूछा गया कई बार एग्जाम में, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। 11 मई 1857 को 11 मई 1857 को जो है ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। और दिल्ली पहुंच जाते हैं चूँकि मेरठ से वो लोग चलते चलते दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में मुगलों का जो आखिरी शासक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ आखिरी शासक मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र। तो बहादुर शाह जफ़र के पास ये लोग पहुँचते हैं और कहते हैं कि हम लोग जो है आपको
अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते हुए 1857 के रिवोल्ट को पूरे देश में एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो शुरू शुरू में तो उनको दिक्कत होती कि यार कैसे करें, अंग्रेज उनको पेंशन भी दे रहे थे, अंग्रेज़ों के संरक्षण में थे, तो उनके लिए भी परेशानी हो रहा था। लेकिन पहले भी हम लोग पढ़े कि मुग़लों का अपमान भी किया अंग्रेज़ों ने, वह भी एक कारण बना। तो वह कारण भी कहीं ना कहीं बहादुर शाह जफ़र को पुश कर रहा था कि यार इन लोगों का, सैनिकों का समर्थन कर देते हैं। तो सैनिकों का समर्थन उन्होंने किया और भारतीय सैनिकों ने उनको अपना नेता मानकर पूरे भारत में आंदोलन की जो है आग लगा दी, मतलब विद्रोह की आग लगा दी। सभी जगह धीरे धीरे कर करके यह आग जो है फैल गई। यहाँ तक क्लियर है। तो 11 मई 1857 को उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम नेता बन जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो अब समझिए कि मूवमेंट जो है अब स्टार्ट हो गया है। अब क्या होगा आगे, तो एक एक करके अब आगे समझते हैं। असफलता के पीछे का कारण और रिजल्ट यह हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। एक्सपेंशन कहाँ कहाँ हुआ और कौन कौन नेता हुए वह जानना ज़रूरी है, तभी आप ऑर्डर में समझ पाएंगे। लिखिएगा 11 मई से 30 मई 1857। इसके बीच में जो है शहंशाह हिंदुस्तान जो एम्परर ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने अपना कंसेंट दे दिया और उसके बाद वो भी विद्रोह में उतनी ही भूमिका निभाए जैसे सैनिक निभा रहे थे। उसके बाद लिखिएगा 4 जून 1857, उसमें लिखिएगा ऑन 4 जून द सोल्जर्स ऑफ 2nd कैवेलरी, नीचे गेट खोल दो, द सोल्जर्स ऑफ द 2nd कैवेलरी and the first native infantry and the first native infantry mutinied at Kanpur, mutinies at Gwalior, Bharatpur, Jhansi, Allahabad, Faizabad, Sultanpur, Lucknow etc. also started, यानी वहाँ पर भी विद्रोह स्टार्ट हो गए 4 जून 1857 को। टाइम आपको बता दिया गया है, जगह भी हमने बता दिया है, याद रखिएगा। आगे बताऊंगा इसी में कि किसने कहाँ पर नेतृत्व किया, उसके लिए आप परेशान ना हो। तो 1 जुलाई 1857 लिखिएगा आगे। 1 जुलाई 1857 को इंदौर में, महू में, सागर में, ये सब मध्य प्रदेश का इलाका है, और पंजाब के कुछ इलाकों में जैसे झेलम और सियालकोट वाले इलाकों में भी यह आंदोलन जो है आगे करके बढ़ा। उसके बाद यह डेट आपको देखिए, आपको कोई किताब में मिलेगा नहीं जल्दी, आप इसलिए आप इसको लिखते चलें और आपसे बहुत डिटेल में इससे सवाल पूछे जाते हैं। 21 सितंबर 1857। अब चूँकि दिल्ली को ही केंद्र बनाया गया, अब मेरठ से तो स्टार्ट हुआ लेकिन चला गया मामला दिल्ली, तो अंग्रेज सबसे पहले दिल्ली को ही कब्जा करना चाह रहे थे कि भाई देखो आग तो सभी जगह लग ही गई है अब, लेकिन दिल्ली मुगलों का केंद्र भी है, दिल्ली सेंटर है पूरे देश का भी। तो दिल्ली को यदि हम लोग जीत लेते हैं तो ज़्यादा संभावना यही होगी कि हम लोग इस आंदोलन पर कब्जा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने दिल्ली को कैप्चर करने की कोशिश सबसे पहले की। तो कोशिश करते करते 21 सितंबर 1857 को उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया। और उसके बाद लिखिएगा 15 अक्टूबर 1857 रिवोल्ट जो है कोटा तक पहुंच गया, कोटा। उसके बाद 28 नवंबर 1857 यहाँ पर क्या हुआ, विद्रोही लोग जो हैं उन्होंने जनरल बिंडम को कानपुर के बाहर हराया। ठीक है, जनरल बिंडम, लिख देता हूँ स्पेलिंग, WYNDHAM, इनको हराया। और हराने के बाद यहाँ से जो है तात्या टोपे जो हैं अंग्रेज़ों के चंगुल से भाग निकले। कानपुर के इलाके की बात है। उसके बाद 6 दिसंबर 1857 कैंपबेल, ठीक है, लड़ाई चल ही रही तो कैंपबेल जो है फिर फाइनली कानपुर के लड़ाई में मतलब कानपुर को जीत लेता है, तात्या टोपे गए। 14 मार्च 1858 लखनऊ को फिर से अंग्रेज कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद 3 अप्रैल 1858 1858 झांसी जो है
अंग्रेजों के सामने, झांसी की रानी जो हैं, झांसी अंपायर है उस समय का, और उससे सवाल पूछा जाता है रानी लक्ष्मीबाई से। उनका मूल नाम मणिकर्णिका था और उनका जन्म बनारस में हुआ था। लोग समझते हैं कि झांसी से लड़ी तो वो झांसी के थे, तो इसलिए कन्फ्यूज़न में लोग हमेशा गलत करते हैं। तो वह उनका जन्म बनारस में हुआ था। मैं कुछ दिन पहले प्रीवियस ईयर कर रहा था तो उसमें इस चीज़ का जिक्र था, तो ध्यान रखिएगा। तो 1858 में 5 मई 1858 में जो है झांसी जो है वह अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। और उसके बाद जो है बिहार में लड़ाई स्टार्ट होती है। बिहार में भी लड़ाई हुई, पता ही होगा आपको। कुंवर सिंह ने बिहार के आरा जगदीशपुर से लड़ाई शुरू की थी, तो उसके बारे में भी लिख लीजिएगा। अभी मैं एक डेट बता रहा हूँ, अभी और हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से नेता थे, वो अभी मैं नहीं बताया हूँ, इसलिए आप घबराए नहीं, एकदम इत्मीनान से रहिए। 5 मई 1858 को अंग्रेज़ों ने बरेली को फिर से रिकैप्चर्ड कर लिया, जगदीशपुर को और कल्पी को, इन सभी को कैप्चर्ड कर लिया। हालांकि इंडियन लोग जो हैं वह गुरिल्ला वार करते रहे रोहिलखंड के इलाके में। गुरिल्ला वार समझते हैं, छुप छुप कर लड़ाई करना, मतलब जो दुश्मन है, दोनों दुश्मन एक दूसरे को देख नहीं रहे लेकिन एक दूसरे पे वार कर रहे हैं। गुरिल्ला वार, छुप छुप कर लड़ाई चल रहा है। और जुलाई से लेकर दिसंबर 1858 इंग्लिश अथॉरिटी यानी कि ब्रिटिशर्स की प्रभु सत्ता फाइनली यहाँ पर स्थापित हो जाती है। तो इतने जगह पे एक्सपेंशन हुआ और सभी जगह को उन्होंने अलग अलग तरीके से दिमाग प्रयोग करके अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने रिकैप्चर्ड किया, या कहीं पे समझौता हो सकता था तो उन्होंने समझौता किया। लेकिन जुलाई से लेकर दिसंबर 1858 के बीच में जो है फाइनली उन लोगों ने जो है कब्जा कर लिया, भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का सत्ता स्थापित हो गया। यह एक डेट वाइज डेटा था। हम लोग एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, तो एक्सपेंशन में आप देखिएगा पहले नंबर पे दिल्ली की बात कर लेते हैं। यदि हम लोग इसको समझने की कोशिश करें मैप के थ्रू, तो मैप के थ्रू समझते हैं इसको थोड़ा सा। यदि इसको मैप के थ्रू हम लोग समझें, अरे मुझे मैप तो बनता नहीं हमसे, ठीक है। यदि हम लोग इसे भारत का मैप माने तो यह जो, यदि इसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से यदि बांट दें, तो यह जो ऊपर का इलाका रहा है, दिल्ली का इलाका, मेरठ का इलाका, बिहार का इलाका, उत्तर प्रदेश का इलाका, रोहिलखंड का इलाका, इन्हीं सारे इलाकों में जो है सामान्य तौर पे 1857 के रिवॉल्ट का एक्सपेंशन हुआ। यह हम लोग ऐसा इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि इस रिवॉल्ट में जो है पूरा का पूरा भारत का एरिया शामिल नहीं है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि आप देखेंगे कि अमरोहा में है, तो अमरोहा उत्तर प्रदेश का इलाका है तो ऊपर में आ जाएगा। मेरठ है, दिल्ली है, बरेली है, इटावा है, ग्वालियर है, मध्य प्रदेश, ये सब यहाँ पर आ जाएगा। उसके अलावा कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, पटना जो है, बनारस का इलाका है, ये सब ऊपर वाले में ही आ जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का इलाका जो है। लेकिन नीचे की यदि बात करें तो नीचे में मात्र 3 जगह है जहाँ पर आंदोलन हुए। एक तो बैरकपुर और एक नागपुर और एक सतारा। तो देखिए यह जो है एक इलाका महाराष्ट्र के पास का ये इलाका, एक यहाँ पर हुआ और एक यहाँ पर ले लीजिए बंगाल के नीचे वाला इलाका। यदि यहाँ पर देख लें बैरकपुर को, बैरकपुर, और एक इलाका यहाँ पर ले लीजिए, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे यदि बात करें तो एक इलाका यहाँ पर जो है पूना का इलाका, सतारा, यहाँ पर रिवोल्ट हुआ, और एक यहाँ पर हुआ नागपुर। और बाकी तो यहाँ पे आप समझ ही रहे हैं। ऊपर में यदि हम लोग बात करें तो दिल्ली, पटना, मेरठ, कानपुर, झांसी, बनारस,
अमरोहा, बरेली, लखनऊ, ये सारे जगहों पे जो है एक्सपेंशन हुआ, ठीक ऊपर में। और यदि इसको यदि साउथ इंडिया माने तो साउथ इंडिया तो खैर नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ पर पुणे, बैरकपुर और नागपुर। अब देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि इसका जो एक्सपेंशन है या इसमें जो भूमिका है वह साउथ के किसी स्टेट का नहीं है। साउथ का कोई जगह आपको नहीं दिखेगा। यह जगह भी है तो यह महाराष्ट्र का ही जगह है, ये तो बंगाल वाला ही है। तो क्या यह पैन इंडिया मूवमेंट था? क्या यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आप इसे कह सकते हैं? क्या इसमें पूरे भारत के लोगों की भूमिका थी? क्या सभी के सभी भारतीय शामिल थे? या क्या सभी मतलब भारत के सभी देशी रियासत या भारत के सभी लोग, सभी वर्ग क्या इसमें शामिल थे? यह मैं मतलब ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, यह सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैप के माध्यम से हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे थे। पंजाब भी है, गुजरात वाला भी इलाका है कुछ कुछ, तो इसको हम लोग कर लें या फिर इसको हम लोग अगले लेक्चर में करें। इसको जो है एक्सपेंशन ऑफ जो है 1857 का जो रिवॉल्ट है, एक्सपेंशन में कहाँ पर किसने नेतृत्व किया और किस तरीके से आंदोलन हुआ और कौन से अंग्रेज जो सैनिक थे, सैनिक क्या कह सकते हैं, जनरल, जिन्होंने उस रिवॉल्ट को दबाया, उनके बारे में हम लोग जो है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ें कि एक्सपेंशन, बिगनिंग और मैप के माध्यम से हमने समझा, और उसके अलावा हम लोगों ने काउजेज़ को पढ़े। मेरा ख्याल है कि यदि आप हमारे साथ ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे तब आप 1857 के रिवॉल्ट से जो आने वाले सवाल हैं, जो टॉपिक अभी तक कवर किए, उन आने वाले सवालों को आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। और यदि आप किसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं और आपको एक्सपैंड करके लिखना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में नहीं, तब भी आप इतना एक्सप्लेनेशन हमने ज़रूर दिया है कि आप उसको एक्सप्लेन करके कम से कम 3, 4, 5 पेज में तो आप आराम से एक यूनिवर्सिटी में जो आंसर लिखा जाता है आप उस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। अभी तक आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।